हाय एवरीवन। सो टुडे हम लोग क्या करेंगे, आज जो वेब डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है पूरा हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, एक जो वेबसाइट जो डेवलप होता था अर्ली 1990s में, 1995 में, उस टाइम में कैसे वेबसाइट्स बनते थे, उस टाइम में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज़ करते थे। फिर उसके बाद एक सेकेंड फेज़ आता है 2005 के अराउंड, जहाँ पे HTML से जावास्क्रिप्ट आती है। तो उस टाइम पे वेबसाइट्स में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आता है, एनिमेशंस, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बनने लगती हैं CSS एंड ऑल उसका यूज़ करके। फिर उसके बाद 2013-14 के अराउंड एक फिर से मैसिव चेंज आता है, वहाँ पे React.js के आने की वजह से। ठीक है, तो हम लोग तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और अभी जो एट प्रेजेंट जो AI आने की वजह से मतलब क्या चेंजेस हुआ। तो ये एक 4 स्टेज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, कैसे हमारा जो वेब डेवलपमेंट, जो वेबसाइट की जो जर्नी है, हिस्ट्री रही है, कैसे वो टाइम टू टाइम वो डेवलप हुआ, किस स्टेज में। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे, मतलब रियल लाइफ पहले के वेबसाइट्स कैसे थे, फिर कैसे कैसे चेंज हुआ, और अभी आजकल के तुम वेबसाइट देख सकते हो। इवन यू कैन सी द गूगल, लाइक इट इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट। और एक टाइम पे एक नॉर्मल वेबसाइट होता था, ठीक है, जिसका एक रेक्टेंगुलर सर्च बॉक्स होता था, सर्च करो कुछ भी वहाँ पे। अब यहाँ पे ऑटो कंप्लीट फीचर है आपका, AI बेस्ड, AI मोड में सारा कुछ आ जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अभी कहाँ पे आ गया। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट हम लोग का वर्जन था, मतलब जो फर्स्ट स्टेज था हम लोग का वेब का, ये जो बेसिकली हमारा वेब ब्राउज़र जब था, तो वेब ब्राउज़र हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट वेब पेजेस को आप ओपन कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्जन था आपका 1995 के जो अराउंड था, 1990s वाला टाइम, तो उस टाइम पे जो बेसिक हम लोग का HTML था, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका यूज़ होता था। और उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी उस टाइम पे थोड़ा बहुत आ गया था। ठीक है, तो बेसिक HTML, और देखो उसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स और वेब पेजेस हम लोग क्रिएट करते थे। ठीक है, अब उसमें क्या होता था तुम्हारा बेसिक, देखो जो बॉडी के अंदर ही तुम मतलब HTML के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके तुम उसमें कलर देते थे। ठीक है, बेसिक फॉर्म्स थे, रेडियो बटन्स थे, चेक बॉक्सेस थे, फिर हाइपर लिंक था। ठीक है, एंकर टैग यूज़ करके, ए टैग यूज़ करके तुम एक पेज से दूसरे पेज भेजा सकते थे। ठीक है, फिर हाइपर लिंक में एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये सब चेक करना। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी एकदम जो बेसिक वेबसाइट होती थी 1990s के अराउंड वाली, तो वो सब हमारा फर्स्ट स्टेज में आता था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग से लेकर के डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, ठीक है, उसका हम लोग सारा काम किस में करते थे, HTML के अंदर ही करते थे। और ये वेबसाइट बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट होती थी। ठीक है, उतना डायनेमिक हम लोग नहीं क्रिएट कर पाते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा था जो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग फेज था हमारा वेब डेवलपमेंट हिस्ट्री का। ठीक है, वेबसाइट्स का। तो इसका एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, जो पुरानी eBay की वेबसाइट देख सकते हो, फिर याहू का जो 1990s की टाइम वाला, वो पुरानी वाली जो तुम वेबसाइट देखोगे ना, तो काफ़ी एकदम बॉक्स डब्बे की तरह सारा होता था, कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर इसमें HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन आता था बीच में, फिर ब्लू कलर का। ठीक है, तो वो तुम उसको तुम देख सकते हो। ठीक है, अभी जो पुरानी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती थी वो सब तुम देख सकते हो। बेसिकली तुम्हारा HTML के अंदर ही होता है, स्टाइलिंग भी HTML के अंदर, सब कुछ तुम्हारा क्या होता था, स्ट्रक्चर भी HTML के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है, सेकेंड फेज। ठीक है, अब क्योंकि देखो समय के साथ क्या था ना, चीज़ें अपडेट होती है, नई नई चीज़ें आती है। ठीक है, नई नई चीज़ें बनते जाती है। ठीक है, तब उसके बाद 2005-6 के अराउंड, ठीक है, हमारा एक सेकेंड वाला जनरेशन आता है। अब इस वाले जनरेशन में क्या हुआ, CSS आ गई, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट और थोड़ा इंप्रूव हो गया और मॉडर्नाइज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होने लगा, जो पहले हम लोग स्टाइलिंग HTML के अंदर ही कर लेते थे, थोड़ा बोरिंग लगता था, थोड़ा स्टैटिक पे लगता था, अब देखो इसकी वजह से काफ़ी इन्हेंस हो गया। अब क्या हुआ, तुम अपना जो वेबसाइट्स का मतलब सारा काम डिसाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया प्रॉपरली। तुम्हें सबसे पहले वेबसाइट का स्केलेटन बनाना है, जो कि स्ट्रक्चर तुम्हें क्रिएट करना है। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए तुम HTML यूज़ कर लोगे। फिर उसके बाद वेबसाइट में तुम्हें स्टाइलिंग देनी है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट सेक्शंस को तुम्हें स्टाइल करना है, कलरिंग देनी है, डिज़ाइन करना है, एनिमेशन देना है। तो उसके लिए तुम क्या यूज़ करोगे, CSS यूज़ कर लोगे। ठीक है, डिफरेंटली। ठीक है, उसके लिए style.css अपना या फिर CSS फाइल बना करके उसमें तुम स्टाइल कर लोगे। फिर उसके बाद उसको तुम उसको लिंक कर दोगे अपने HTML से। फिर तुम डिफरेंट कंपोनेंट्स को तुम इंटरैक्टिव बनाना है, फॉर्म्स पे क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन होगा, कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, क्या उसमें उसका कंट्रोल होगा, ये सारा तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल दोगे सारी चीज़। ठीक है, अब देखो हमारा क्या हो गया, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर डिवाइड हो गया, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसका तुम वेबसाइट जो देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनने लगी इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन देखो हर एक चीज़ में क्या होता है ना, समय के साथ कुछ दिक्कत आने लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट्स बढ़ने लगे तो काफ़ी कोड हैवी हो गया। ठीक है, अब इसमें दिक्कत होता था कि तुम बहुत बड़ा कोड लिखे हो, CSS तुम्हारा कहीं और है। अब तुम देखो
तुम्हारा HTML एक अलग फाइल में, तुम HTML उस HTML के एक पर्टिकुलर टैग के लिए, अब CSS के लिए तुम दूसरी फाइल खोज रहे हो, फिर वहाँ के अंदर जाके सर्च करो इसके लिए ये बटन टैग कौन, जैसे मानो कि एक पेज में बहुत सारे बटन हो गए तो कौन सा टैग, कौन सा ID, क्या चेंज हो रहा है, तो वो सब करना काफ़ी दिक्कत करने लगा। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी बड़ा होने लगा। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब कि हमें चाहिए था कि कोड थोड़ा हमारा मॉड्यूलर हो और रीयूज़ हो पाए, तो वैसा नहीं हो पा रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो फिर थोड़ा सा एफर्ट डाला गया और जावास्क्रिप्ट के बाद ना एक jQuery ला दिया गया। जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी थोड़ा हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल था। अब इसमें क्या होता था, तो देखो जब तुम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे तो तुम्हें थोड़ा बेसिक से सारा चीज़ कंपोनेंट के लिए एक एक चीज़ लिखना, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय, या फिर क्वेरी सेलेक्टर, ऐसे एक एक चीज़ करके तुम सेलेक्ट करते थे। लेकिन अब jQuery क्या किया, जावास्क्रिप्ट को पीछे यूज़ करता था और तुम्हें क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मेथड्स बना के दे दिया। अब तुम उसको डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करके तुम डायरेक्टली अपना काम कर पाते थे। ठीक ना, कुछ कुछ एनिमेशंस, क्लिक बटन, ये सब फास्टर हो गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ें थी, लार्ज कोड थे, कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करना, एरर आते थे, डिबग करना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। ठीक है, तब उसके बाद हमारा आता है थर्ड फेज। ठीक है, 2013-14 के अराउंड जब फेसबुक ने लॉन्च किया था React.js को। ठीक है, अब React.js ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। ठीक ना, पॉपुलर होने का उसका वजह क्या था, देखो पहली बात तो ये इसमें कोड मॉड्यूलैरिटी, मतलब तुम वेबसाइट बना रहे हो ना, तो वेबसाइट के हर एक पार्ट को तुम मॉड्यूलर, एक एक चीज़ को नए बार को अलग से कोड कर लो, नए बार, ठीक है, फिर उसका हीरो सेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद तुम उसका मेन कंटेंट सेक्शन, फिर उसके बाद साइड वाला सेक्शन, फिर उसका फुटर, ये जितने सारे पार्ट्स हैं सबको तुम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स बना लो। ठीक है, अब इससे जो वेबसाइट्स हमारे बनती थी वो क्या बनती थी, SPA, दैट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। जो पुरानी वेबसाइट थी उसमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे ना लिंक पे, तो रीलोड होता था पेजेस। ठीक है, अब देखो जो चीज़ हमें ज़रूरत भी नहीं है रीलोड होने का, मान लो कि हमें कुछ कंपोनेंट को रीलोड करना था, लेकिन बार बार पूरा वेबसाइट कम्प्लीटली रीलोड हो रहा है, तो इसकी वजह से अगर हैवी वेबसाइट्स है तो फिर से सारे कोड्स रन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस लो हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई हो गई और हमारा वेबसाइट लैग करने लगा। ठीक है, अब जब ये React जैसा है ना, तो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनने लगे। इसमें React जैसा तो देखो वर्चुअल डोम का भी कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर जिस पार्ट में चेंज हुआ सिर्फ उसी में वो UI को वो रेंडर करता था, उसी पार्ट का। ठीक ना, स्टेट मैनेजमेंट, हुक्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट उसमें React.js में आने लेंगी। ठीक है, अब React.js में देखो एक और क्या आया, JSX आया। JSX यानी कि जावास्क्रिप्ट एंड XML, मतलब कि देखो HTML भी लिखोगे, HTML के साथ साथ तुम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी उसके साथ साथ लिख सकते थे। ठीक है, और उसके बाद देखो CSS था, अब जैसे बना प्योर वाले CSS था, फिर उसके बाद CSS का भी एडवांस वर्जन एक, मतलब एक दूसरा आया हमारा टेलिवेंट CSS। अब टेलिवेंट CSS का तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हो गया। अब देखो जैसे हम लोगों ने React.js यूज़ किया तो हमारा कंपोनेंट बेस्ड हो गया, मॉड्यूलर हो गया, कोड को हम बार बार रीयूज कर सकते थे। बस आप उस एक बार आपने उस कंपोनेंट को बना लिया, अब उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में कॉल कर लो और यूज़ कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हो पा रहा था हमारा। ठीक है, अब देखो जब टेलिवेंट CSS आ गया ना, तो देखो सेम कंपोनेंट के अंदर तुम HTML भी लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, और उसकी स्टाइलिंग भी उसी टैग के अंदर तुम कर दे रहे हो। ठीक है, टेलिवेंट CSS के थ्रू, तो इससे क्या हमारा कि कोड काफ़ी मॉड्यूलर हो गया। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, अब जो लैग हो रहा था हमारा, क्योंकि अब जो चीज़ को रीलोड होना था बस वही री रेंडर होता, वही रीलोड हो रहा था। ठीक है, वर्चुअल डोम आने की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा 3 फेजेस। फर्स्ट फेज हमने देख लिया 1990s वाला, फिर सेकेंड फेज हमने देखा बेसिक HTML से जावास्क्रिप्ट वाला, फिर थर्ड फेज हमने देखा 2014-15 के अराउंड से अभी जो चल ही रहा है। ठीक है, ये React.js वाला। अब क्या हुआ, इन सब के ऊपर से आप AI इसमें इंटीग्रेट कर दो। अब AI क्या कर देगा, जो कोड आप खुद से एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप लिख रहे थे, ठीक है, अब वो सारे कोड को कौन लिखेगा, AI जनरेट कर देगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि कोड को देखना है, मतलब वो गलत है कि नहीं या फिर सही है, जो भी है तुम्हें कोड को देखते रहना। ठीक है, कहाँ पे गलत रहा है, किस टाइप का क्वालिटी ऑफ कोड, वो सब तुम्हें खुद से डिसाइड करना होगा, नहीं तो AI को दोगे सारा कोड कुछ भी लिख देगा। तुम सोचो, तुम कुछ एक कोड AI से लिखवाना है, फिर उसको बोला कि जस्ट रेट दिस कोड आउट ऑफ 10। ठीक है, तुम बोलोगे जस्ट, तुम पहले बोला कि एक एकदम बेस्ट कोड तुम लिख के दो सबसे। ठीक है, तो पहले वो बेस्ट कोड लिखेगा, फिर बोला कि इसी कोड को ना उसको दोबारा ChatGPT को ही देना, फिर ठीक है बोला कि इसको रेट करो, तो फिर उसमें खुद से वो गलती निकालेगा। वो बोलेगा स्टार्टिंग में एकदम बेस्ट कोड है, फिर जब उसको रेटिंग कराओगे तो 6-7 की रेटिंग देगा, फिर वो खुद कमी भी निकालेगा इसमें ये भी कमी है, फिर बोला चलो ठीक है इसको इंप्रूव करके फिर से एकदम मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट पावरफुल बेस्ट कोड दो, तो फिर से वो तुमको कोड जनरेट करके देगा, और फिर दोबारा जब उसको रेटिंग कराओगे अगेन फिर कुछ ना कुछ कमी निकलता है। ठीक है, तो तुमको खुश करने के लिए हमेशा तुम्हारी तारीफ करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक ना, तो तुम्हें यू शुड बी नोइंग लाइक व्हाट यू आर जनरेटिंग द कोड। ऑब्वियसली
अब जो बेसिक कोड्स थे वो तो तुम लिखने में वाले, ठीक है, बार बार कौन लिखेगा, ठीक है। इसी की वजह से अभी टेलीविजन स्टेशंस में काफ़ी लॉस भी हुआ, ठीक है। टेलीविजन स्टेशंस में काफ़ी उसने अपने टीम में रिड्यूस भी किया, ठीक है ना, काफ़ी लोगों को उसमें ले ऑफ भी किया, लाइक क्योंकि यूज़ ही नहीं रहा, सब लोग बेसिक टेलीविजन स्टेशंस की जगह पे डायरेक्टली सब लोग यही यूज़ करके फटाफट कोड जनरेट कर ले रहा है। अब जो मेन टेलीविजन स्टेशंस की वेबसाइट थी उसको कोई विजिट नहीं कर रहा था, इसकी वजह से ट्रैफिक कम हो गया, ठीक है। तुम देखो स्टैक ओवरफ्लो एक टाइम पे कितना यूज़ करते थे, कुछ भी एरर हुआ स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते थे। अभी देखो कुछ भी एरर, जस्ट कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट डाल दो, जस्ट फिक्स इट। ये भी नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़ को बोले यहाँ पे ये दिक्कत है या फिर ऐसे, ठीक है, तो डायरेक्टली जस्ट फिक्स इट है, आई जस्ट यू डू इट एंड फिक्स इट, ऐसा होता है। फिर देखो और क्या हो रहा है, अभी तो देखो मतलब पहले ChatGPT में थोड़ा दिक्कत था कि तुम एक पेज बाय पेज जा रहे थे, अभी क्या हो गया ना, पावरफुल टूल्स आ गए, जैसे गूगल के द्वारा एक एंटी ग्रेविटी आ गया, ठीक है। अब एंटी ग्रेविटी में तुम क्या कर सकते हो कि उसको बस तुम कमांड दे दो कि तुम मतलब स्टेप बाय स्टेप कि ये करना है, ये करना है, एक फुल स्टैक वेबसाइट बनानी है। अब उसके बाद देखो वो क्या करेगा, तुमसे क्वेश्चन करते जाएगा, हाँ पहले पूरा उसका वो लेआउट बना देगा, फिर तुम्हें वो दिखाएगा, देखो ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप ये रहेगा, ये फीचर्स हम इसमें ऐड करने वाला है। फिर तुमसे बोलेगा कि आप उसको प्रोसीड करना है, जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो वो स्टार्ट कर देगा बनाना, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, एक्सेप्ट कर जाएगा, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको वो बना के देगा। अब उसमें क्या है कि अब इसमें कुछ लोगों को तो कोडिंग कुछ आ नहीं रहा है, वाइब कोडिंग में चल रहे हैं, ना गिट आ रहा है ना गिटहब आ रहा है, ठीक है। गिटहब पे जस्ट बेसिक रेपो बना लिए, उसको जोड़ दिए, ठीक है, एरर आ रहा है, फिक्स करते जाओ, वैसे करते जा रहा है। फिर अब गिटहब पे पुश करना है, कोड लिख लो भाई, थोड़ा सा गिट ऐड डॉट गिट कमिट कर लो, -m कुछ मैसेज दे दो, ठीक है, बार बार चेंजेस जो भी कर रहे हो अपडेट कर रहे हो, फिर गिट पुश कर लो उसको। तो नहीं, डायरेक्टली जस्ट गिविंग कमांड टू इंटीग्रिटी, जस्ट पुश इट टू द गिटहब और एक ही बार वो पुश कर दे रहा है, तो वो भी कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। बट सी दैट, लाइक हमें ये भी देखना है ना, हमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, हम सब कुछ AI पे थोड़ी छोड़ सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू बिकम एन इंजीनियर ना, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ AI कर देगा तो क्या फ़ायदा, मतलब यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर, नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन द टूल्स। इंजीनियर्स दे मेक टूल्स, दे क्रिएट टूल्स, ओके। और हम लोग क्या करें, बस यूज़ करें, यूज़ तो करना है लेकिन टाइम बचाने के लिए, ठीक है। सो ये थी टॉप 3, मतलब जो जर्नीज थी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। और जो लोग भाई DSA से ग्राइंड करो, सब बढ़िया से करो ग्राइंड एकदम, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।